नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 11वीं क्लास का पाठ 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। ये इस पाठ का पहला असाइनमेंट है। तो शुरू करते हैं। पहला असाइनमेंट जो कुल 30 अंक के लिए है। पाठ 3 कक्षा 11 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो कुल अंक जो हैं वो 30 हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ध्यान से पढ़ना है और मिलान करना है। ये कुल 5 अंक के लिए है। एक मिलान के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। पहला, लेखन सामग्री। दूसरी तरफ दिए हुए कॉलम में ए रोमन साम्राज्य, बी पेपाइरस, सी सेना, डी बृहत्तर चीन और ई एक चांदी का सिक्का। तो लेखन सामग्री पेपाइरस नाम के एक पौधे से रोमन साम्राज्य के लोग तैयार करते थे। ये सरकंडे जैसा एक पौधा है। पेपाइरस नाम याद रखें, इससे लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। दूसरा, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। भूमध्य सागर के उत्तर में इटली और रोमन साम्राज्य के बाकी क्षेत्र शामिल थे। इसके दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप है, वहां भी उत्तर में रोमन साम्राज्य फैला हुआ था। और इसके पूर्व में सीरिया, जॉर्डन, तुर्की आदि अनेक क्षेत्र हैं जो रोमन साम्राज्य के ही भाग थे। तो एक तरह से रोमन साम्राज्य का हृदय स्थल जो था वो भूमध्य सागर था, जिसे मेडिटेरियन सी भी अंग्रेजी में कहते हैं। दिनारियस। दिनारियस एक चांदी का सिक्का था जो बड़ा ही प्रसिद्ध था रोमन साम्राज्य में। तो आपका तीसरे ऑप्शन का मिलान होगा ई से, एक चांदी का सिक्का। चौथा, सबसे बड़ा एकल संगठित निकाय। रोमन साम्राज्य में सबसे बड़ा जो निकाय था, एक विशाल संस्था थी, वो थी रोमन साम्राज्य की विशाल सेना। सेना में लाखों की संख्या में सैनिक भर्ती किए जाते थे। तो चौथे का मिलान होगा सी से। पांचवा, ताचिन। ताचिन चीनी लोग बृहत्तर चीन के लिए ये शब्द प्रयोग करते थे। पश्चिम लोगों के लिए भी इस शब्द का प्रयोग चीनी लोगों द्वारा किया गया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। लेखन सामग्री 1 का मिलान होगा बी से। भूमध्य सागर 2 का मिलान होगा ए से। तीसरा, दिनारियस मिलान होगा ई से। चौथा, सबसे बड़ा संगठित निकाय मिलान होगा सी से। पांचवा, ताचिन मिलान होगा बृहत्तर चीन से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुल 8 अंक के हैं। किसी किसी रिक्त स्थान में 2 रिक्त स्थान भी भरने हैं, वहां आपको आधा आधा अंक दिया जाएगा। पहला, डैश मिस्र में नील नदी के किनारे उगने वाला एक पौधा था। तो मिस्र में नील नदी के किनारे पेपाइरस नाम का एक पौधा उगता था जो सरकंडे जैसा था और जिससे लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। इसी के बनाई हुई लेखन सामग्री के ऊपर ही बहुत सारे चीजें लिखी जाती थी जिससे हमें रोमन साम्राज्य की जानकारी मिलती है। दूसरा, उत्तर में रोमन साम्राज्य की सीमा का निर्धारण करती थी डैश और डैश। तो रोमन साम्राज्य विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था और उत्तर दिशा में यूरोप से बहने वाली 2 नदियां इसके उत्तरी सीमा का निर्धारण करती थी। नदियों के नाम हैं जो आपको लिखने हैं, राइन और डेन्यूब, जो यूरोप के मध्य से होकर बह रही है। तीसरा, रोमन साम्राज्य के 2 चरण थे। तो रोमन साम्राज्य की जो काल अवधि है, अगर उसको हम बांटते हैं तो इस साम्राज्य के 2 चरण हम पाते हैं। एक पूर्ववर्ती साम्राज्य और दूसरा परवर्ती साम्राज्य। तो 2 चरणों में हम इसको बांटते हैं, पूर्ववर्ती साम्राज्य और परवर्ती साम्राज्य। चौथा, सेनेट डैश से डरती थी और उससे घृणा भी करती थी।
रोमन साम्राज्य में सेनेट, जिसमें अमीर लोग शामिल थे, बाद में इनमें इटली के जमींदारों को भी शामिल किया गया, एक बड़े राजनीतिक संस्था थी, खिलाड़ी थी। ये सेना से बड़ी डरती थी, क्योंकि कई बार सम्राट या राजा सेना का इस्तेमाल करके सेनेट को डराता धमकाता था और अपने हिसाब से शासन चलाता था। तो सेनेट सेना से डरती थी और घृणा भी करती थी, क्योंकि सेना सेनेट के साथ कई बार हिंसा कर देती थी राजा के कहने पर। 5वां, डैश ऑगस्टस के बाद सम्राट बने, इनको ऑगस्टस ने गोद लिया था। तो ऑगस्टस ने इनके कोई अपना लड़का नहीं था और इन्होंने टिबेरियस को गोद लिया था, जो ऑगस्टस के बाद सम्राट बने रोमन साम्राज्य के, जिनका नाम था टिबेरियस। 6, डैश में की गई बलात् भर्ती वाली सेना थी, और डैश में जो सेना थी वो व्यावसायिक थी। तो उसी समय जो ससानी साम्राज्य था ईरान के अंदर, वहां की सेना में बलात् यानी कि जबरदस्ती भर्ती लोगों की जाती थी, जबकि रोमन साम्राज्य में जो सेना थी उसमें प्रोफेशनल तरीके से सैनिकों की भर्ती की जाती थी। तो रोमन साम्राज्य की सेना व्यावसायिक थी, और ससानी साम्राज्य जो ईरान में था, या कहें कि ईरानी साम्राज्य की जो सेना थी वो बलात् भर्ती वाली सेना थी। 7वां, रोमन साम्राज्य की दक्षिणी सीमा डैश रेगिस्तान से बनती थी। तो रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, यूरोप, पश्चिमी एशिया में भी था और उत्तरी अफ्रीका में भी था। उत्तरी अफ्रीका में संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल ही, सहारा रेगिस्तान ही रोमन साम्राज्य की दक्षिण सीमा बनाता था। 8वां, साम्राज्य के प्रारंभिक विस्तार का एकमात्र अभियान डैश द्वारा चलाया गया। साम्राज्य की शुरुआत में साम्राज्य के फैलाव के लिए एक ही मात्र अभियान राजा त्राजन ने चलाया 113 ईस्वी से 117 ईस्वी के बीच में, और इन्होंने फरात नदी के पार के क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया। तो यहां आएगा त्राजान। त्राजान जो थे वो रोमन सम्राट थे, और वो सपना देखते थे कि वो भारत को भी विजित कर लें। तो ये हो गए आपके रिक्त स्थान 8 नंबर के लिए। अब 2 आपके सत्य और असत्य हैं जो 2 अंक के लिए हैं। पहला, रोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत कुछ दास श्रम के बल पर ही चलती थी। तो रोमन साम्राज्य में दास प्रथा प्रचलित थी, और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में दास प्रथा का बड़ा योगदान था। तो ये जो कथन है वो सत्य है। दूसरा कथन, रोमन साम्राज्य में स्त्रियों की कानूनी स्थिति काफी कमजोर थी। तो ये जो कथन है वो सत्य नहीं है, क्योंकि रोमन साम्राज्य में स्त्रियों की कानूनी स्थिति काफी मजबूत थी। स्त्रियों को बहुत सारे कानूनी अधिकार थे। संपत्ति में भी उनको अधिकार प्राप्त था। पिता की संपत्ति में पुत्र के साथ साथ पुत्री को भी अधिकार प्राप्त था। तो रोमन साम्राज्य में स्त्रियों की स्थिति मजबूत थी, कमजोर नहीं थी। ये कथन आपका हो गया असत्य। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रोमन साम्राज्य के 3 प्रमुख राजनीतिक खिलाड़ी कौन थे? तो रोमन साम्राज्य में जितना भी शासन चलता था, राजनीति चलती थी, 3 बड़े उसके खिलाड़ी थे। ए सम्राट, बी अभिजात वर्ग जो सेनेट में बैठते थे, सी सेना, या डी उपरोक्त सभी। तो इसमें ए, बी और सी, सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना, तीनों ही प्रमुख राजनीतिक खिलाड़ी थे जो प्रशासन में भागीदारी करते थे। तो इसका सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, भूमध्य सागर के तटों पर स्थापित बड़े शहरी केंद्रों में से निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था? 1 अंक के लिए। ए कार्थेज, बी सिकंदरिया, सी पेरिस, या डी एंटियोक। इसमें से अगर हम देखते हैं तो कार्थेज, सिकंदरिया और एंटियोक
तीनों ही भूमध्य सागर के तटों पर स्थापित बड़े नगर थे रोमन साम्राज्य के। लेकिन पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है, जो भूमध्य सागर के तट पर नहीं है। तो इसका उत्तर होगा सी, पेरिस। ये एक अंक के लिए 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका 3 अंक का है। क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के गणतंत्र शासन प्रणाली की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। तो इसके हमें कुल 4 पॉइंट या 5 लिख देने हैं 3 अंक में, लेकिन यहां अगर 5 अंक का आ जाए तो आपके लिए 6 पॉइंट्स हमने दिए हुए। तो रोमन साम्राज्य में एक समय ऐसा था जब गणतंत्र शासन की स्थापना सेनेट के द्वारा की गई। 509 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व तक गणतंत्र शासन व्यवस्था रोमन साम्राज्य में चली, जब सम्राट उतना ताकतवर नहीं था जितनी कि वहां की सेनेट थी। सेनेट गणतंत्र शासन में पूरी की पूरी सत्ता का भोग करती थी, मतलब पूरी सत्ता की जो शक्ति है वो सेनेट में ही निहित थी। दूसरे पॉइंट में, सेनेट में वहां के धनवान परिवारों के सदस्य शामिल थे। इनको अभिजात वर्ग कहा जाता था। ये आजीवन सेनेट के सदस्य रहते थे। जो जितना समृद्ध और धनी होता था उसको उतना ही मौका मिलता था अभिजात वर्ग में शामिल होने का। तो एक तरह से कहें तो गणतंत्र की जो शासन जो सरकार थी वो अभिजात वर्ग की ही सरकार थी, जिसमें राजा या सम्राट उतना ताकतवर नहीं था, सेनेट अधिक ताकतवर थी। सेनेट हम वैसे ही मान सकते हैं जैसे आजकल की संसद। चौथा, शासन सेनेट नाम की संस्था ही उस दौरान चलाती थी जब गणतंत्र शासन व्यवस्था मजबूत थी, 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व के बीच। लेकिन 27 ईसा पूर्व में ऑक्टेवियन के नाम से ऑगस्टस ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और सेनेट फिर बाद में इतनी महत्वपूर्ण नहीं बनी। एक तरह से राजतंत्र में महत्वपूर्ण हो गया और ऑगस्टस ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। यह था क्वेश्चन नंबर 6, कुल 3 अंक के लिए। 5 अंक आए तो भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से ईरान की तुलना में कहीं अधिक विविधतापूर्ण था। उचित तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। यह वाक्य आपकी किताब से उठाया हुआ है और यह कुल 5 अंक का प्रश्न है। उत्तर में हम देखेंगे कि क्वेश्चन का मतलब यह है कि ईरान के मुकाबले रोमन साम्राज्य जो था वो सांस्कृतिक दृष्टि से उसमें विविधता थी। तो ईरान में उसी समय जब यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में जिस समय रोमन साम्राज्य था, उसी समय ईरान में ससानी साम्राज्य भी था। लेकिन ससानी साम्राज्य में सिर्फ ईरानी लोगों पर ही शासन होता था, जबकि रोमन साम्राज्य में अलग अलग संस्कृतियों के लोग, अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में अलग संस्कृतियों के लोग, पश्चिमी एशिया में अलग संस्कृति के लोग और यूरोप में अलग अलग संस्कृतियों के लोग रहते थे और जो अनेक भाषाएं बोलते थे। इस तरह से वहां विविधता देखने को मिलती है रोमन साम्राज्य के अंदर। प्रशासन में लातिनी और यूनानी भाषाओं का प्रयोग रोमन साम्राज्य में होता था, जबकि ईरान में फारसी भाषा का प्रयोग किया जाता था। चौथा, जो लोग साम्राज्य में रहते थे वो एकमात्र शासक यानी सम्राट की ही प्रजा थे, चाहे उनकी भाषा या संस्कृति अलग अलग ही क्यों ना हो। पूर्वी रोमन साम्राज्य में जो उच्चतर वर्ग था वो यूनानी भाषा बोलते थे, जबकि पश्चिमी भाग के लोग लातिनी भाषा बोलते थे और लिखते भी थे। इस तरह से हम देखते हैं कि रोमन साम्राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, जैसे लातिनी जो पश्चिमी भाग में और यूनानी जो पूर्वी भाग में बोली जाती थी। इसके अलावा अफ्रीका में भी अलग भाषाएं बोली जाती थी। हाँ, प्रशासन में लातिनी और यूनानी भाषाओं का ही प्रयोग किया जाता था, जबकि ईरान में उतनी विविधता देखने को नहीं मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8, राज्य के संदर्भ में प्रिंसिपेट से क्या अभिप्राय है? इसमें सम्राट तथा सीनेट की क्या स्थिति थी? ये कुल 5 अंकों के लिए क्वेश्चन है। जब रोमन सम्राट ऑगस्टस ये जूलियस सीजर के गोद लिए हुए पुत्र
पुत्र थे, मतलब दत्तक पुत्र थे। इनका नाम ऑक्टेवियन था, लेकिन जब 27 ईसा पूर्व में इन्होंने सेनेट से शक्ति छीन ली और अपना शासन शुरू किया ऑगस्टस के नाम से, इस साम्राज्य को ही प्रिंसिपेट कहते थे, ये आप याद रखें। दूसरा, राज्य की जो भी शक्ति थी, सत्ता थी, वो ऑगस्टस के हाथ में थी पूरी की पूरी। लेकिन औपचारिक रूप से उसने सेनेट को सम्मान दिया, और सेनेट को सम्मान देते हुए ही वो खुद को प्रथम नागरिक घोषित करता है, बोलता है। प्रथम नागरिक को ही लातिनी भाषा में प्रिंसेप्स कहा जाता है। तो ऑगस्टस खुद को प्रिंसेप्स बोलता था, मतलब प्रमुख नागरिक। ऐसा वो सेनेट को, मतलब वहां की जो शासन संभालने वाली संस्था थी, उसको महत्व देने के लिए करता था। सेनेट पर का जो नियंत्रण था वो ऑगस्टस से पहले गणतंत्र शासन के दौरान जाता था। सेनेट में रोम के धनी परिवार शामिल थे उससे पहले, उस समय भी, और बाद में उसमें इटालियन बोलने वाले जो जमींदार थे, इतावली मूल के जो जमींदार थे, इटली मूल के जो जमींदार थे, बाद में सेनेट में उनको भी शामिल किया गया। लेकिन प्रिंसेप जो है वो साम्राज्य है जो ऑगस्टस द्वारा 27 ईसा पूर्व में जिसकी स्थापना की गई, उस साम्राज्य को ही प्रिंसेप कहते हैं, और सम्राट के हाथ में उसकी शक्ति थी। सेनेट की स्थिति थोड़ी सी कम हो गई थी शक्ति के मामले में। तो इस तरह से पहला असाइनमेंट पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम इसका दूसरा असाइनमेंट बनाएंगे और आपको भेजेंगे। धन्यवाद।